तो हेलो, कैसे आप सब? मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक खतरनाक के ड्रामा जिसका इंट्रोडक्शन मैं घंटा नहीं देने वाली हूँ, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। और स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं हमारे एमसी को, मतलब मेन कैरेक्टर को। तो हमारा मेन कैरेक्टर सच में एमसी ही है, क्योंकि भाई को एक एलर्जी है इंसानों से। अगर कोई इंसान उसको छू लेता है तो भाई को एकदम खतरनाक वाली एलर्जी हो जाती है, जिसकी कोई दवाई भी नहीं है, बस एक ड्रग्स है जिसकी वजह से वो जिंदा है। और उसको ये बीमारी 15 सालों से है, जिस वजह से वो अकेले रहता है और इंसानों के बारे में उसको घंटा कोई नॉलेज नहीं है। बेचारा यहाँ पर बर्थडे भी बना रहा है, पता है किसका? वो सफाई करने वाला जो ये छोटा सा रोबोट होता है, उसका बर्थडे बना रहा है, क्योंकि ये उसकी फेवरेट चीजों में से एक है। और भाई ने उसका नाम दे रखा है प्रिटी टू। हाँ, प्रिटी मतलब देख लो, भाई के लिए वो प्रिटी चीज है। इसीलिए मैं इसको एमसी ही कहने वाली हूँ, क्योंकि ये एक नंबर का मदर। आप लोग समझ सकते हो। क्योंकि अब ये इंसानों के बीच तो नहीं रह सकता है, इसीलिए हमारा एमसी दिन रात गेम खेलता रहता है और बहुत सारे काम करता है। वैसे इसको गेम खेलने पर कोई डांटने वाला नहीं है, क्योंकि इसके माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे 15 साल पहले। वैसे आप लोग इसको निठल्ला समझने की हिम्मत मत करना, क्योंकि ये भाई साहब बहुत अमीर है, क्योंकि इसके जो पिता थे पहले एक कंपनी के चेयरमैन थे, जिस वजह से इसको अब उस कंपनी में बहुत ही अहम पोजीशन मिली हुई है, एक डायरेक्टर की। और ये भाई साहब घर पड़े पड़े उस कंपनी को काफी ज्यादा मुनाफा भी कमाते हैं। अब हम हमारी हीरोइन को भी देखते हैं, जिसका नाम जिया है। लेकिन बहन जी को बिजनेस करने का बहुत शौक है, लेकिन इनका बिजनेस घंटा नहीं टिकता है, क्योंकि ये निठल्ली गरीब है। मतलब निठल्ली तो नहीं है, पर गरीब है, जिस वजह से बिजनेस तो नहीं कर सकती, पर खुद को प्रेसिडेंट जू के नाम से बताती है सबको। और यहाँ पर वो एक एक्शन फिगर लेने के लिए आई है, जो कि लिमिटेड है, इस वजह से उसको सुबह सुबह लाइन में लगना पड़ता है, और कैसे ना कैसे करके वो एक्शन फिगर को ले भी लेती है। लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि ये एक्शन फिगर इसने अपने लिए तो लिया नहीं है, ये एक्शन फिगर तो उसने हमारे एमसी के लिए लिया है। हमारा एमसी लोगों से दूर ही रहता है, इस वजह से वो कार में बिल्कुल पैक होता है। हमारी जिया उससे पैसे मांगती है, तो फिर एमसी कहता है कि पहले तुम मुझे एक्शन फिगर दो, अगर उस पर कुछ गंदगी हुई तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो फिर जिया उसकी कार में उस एक्शन फिगर को रख देती है। अब वो उस एक्शन फिगर को उठाकर जब वो चेक कर रहा होता है लेंस से, तो उसको दिखता है कि इस पर तो सॉस लगी हुई है, जिस वजह से हमारा एमसी हो जाता है गुस्सा, और वो जिया पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें पैसा नहीं देने वाला। तो फिर हमारी जिया भी हो जाती है एकदम गुस्सा। अब इन दोनों में होने लगती है लड़ाई। जिया एमसी को कार से बाहर निकाल कर उसको टच कर लेती है, जिस वजह से यहाँ पर एमसी को एलर्जी होने लगती है। वैसे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एमसी ने हमारे जिया का फेस नहीं देखा है, क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था। अब हमारा एमसी कैसे ना कैसे करके वहां से निकल जाता है, और वो अपने ड्रग्स वाला इंजेक्शन भी लगा लेता है ताकि उसकी एलर्जी ठीक हो सके। अब हमारा एमसी जब घर पर होता है तो एक बेवड़ा डॉक्टर उससे कांटेक्ट करता है। और यहाँ पर वो बेवड़ा इसलिए है क्योंकि वो सच में बेवड़ा ही है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि साइंटिस्ट पागल ही होते हैं, तो वो एक साइंटिस्ट ही है। यहाँ पर वो साइंटिस्ट काम करता है हमारे एमसी की ही कंपनी में, लेकिन वो इलीगल तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं दिए जाते। उनको तो कंपनी के एक छोटे से कोने में फेंक दिया गया है, क्योंकि हमारा जो डॉक्टर है वो बदनाम है। वो बदनाम इसलिए है क्योंकि अमेरिका में उस पर एक फ्रॉड केस लगा हुआ है, और कंपनी में कोई भी इस डॉक्टर के बारे में कुछ खास बात नहीं करता, क्योंकि उनका होना ना होना एक बराबर है। लेकिन हमारा ये डॉक्टर काफी ज्यादा कामयाब निकला रे, इसने एक एआई रोबोट बना ली है, जो कि खतरनाक है। सॉरी, एआई एआई रोबोट नहीं है, ये एंड्रॉइड रोबोट है। तो हमारे बेवड़े डॉक्टर ने एमसी से कांटेक्ट इसलिए किया है क्योंकि बेवड़े डॉक्टर की टीम को अब चाहिए पैसे, क्योंकि अब उन्होंने इतनी खतरनाक एंड्रॉइड रोबोट तो बना दी है, पर उनके पास पैसे हैं नहीं, क्योंकि ना ही कंपनी उन्हें पैसे देती है। और तो और अब बेचारों के पास खाने पानी का भी कुछ ठिकाना नहीं है, इसलिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। तो वो करते हैं अपने एमसी से कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि एमसी को कोई बीमारी है, और जिस वजह से वो इंसानों को नहीं छू सकता। इसीलिए वो एमसी को अपने ठिकाने पर बुलाते हैं ताकि वो रोबोट को चेक कर सके। पहले तो हमारा एमसी उस डॉक्टर के बारे में जानकारी निकालता है, तो उसको भी लगता है कि ये डॉक्टर तो साला कमीना है, मतलब कि अमेरिका में ठग कर आया है। तो फिर एमसी को लगता है कि शायद झूठ बोल रहा है, लेकिन एमसी को लगता है कि क्यों ना उसे एक बार रोबोट देख लेनी चाहिए। इसीलिए हमारा एमसी पहुंच जाता है डॉक्टर के ठिकाने पर, और वहां पर वो एक लड़की को देखता है जो कि बिल्कुल इंसान लग रही थी। अब यहाँ पर थोड़ी देर उससे बातचीत करने के बाद हमारे
एमसी को पता लगता है कि ये तो रोबोट है रे। अब हमारा एमसी कहता है कि बहन जो ये रोबोट है। अब हमारा एमसी अपने ग्लव्स को निकालकर उस रोबोट की तरफ उंगली करता है, तो फिर वो रोबोट भी अपनी उंगली एमसी पर टच करवाती है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमारे एमसी को कोई भी एलर्जी नहीं होती अब, क्योंकि वो इंसान थोड़ी ना है, रोबोट है। इस वजह से एमसी को कोई उससे एलर्जी नहीं होती। तो फिर यहाँ पर एमसी के मन में खुशियाँ जाग जाती है कि वाह, किसी इंसान जैसी दिखने वाली चीज को वो अपने साथ रख सकता है। इसीलिए वो सोच लेता है कि वो तो इस साली रोबोट को लेकर ही रहेगा। वैसे हम अपनी रोबोट का नाम बताना तो भूल ही गए, इसका नाम है AG3। एमसी मिलता है बेवड़े डॉक्टर से। यहाँ पर बेवड़ा डॉक्टर तो अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहता था, क्योंकि अब उसकी टीम का कोई घंटा नाम वाम तो है नहीं। इसीलिए वो पैसे लगाकर और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता था, ताकि उसके टीम के जो मेंबर हैं उन्हें भी कुछ नाम वाम मिल जाए और उसके नाम पर जो धब्बा लगा हुआ है वो हट जाए। लेकिन यहाँ पर हमारा एमसी तो सिर्फ रोबोट के लिए आया है। वो डॉक्टर को 50 मिलियन देने की बात करता है और कहता है कि लेकिन मेरी शर्त ये है कि इस रोबोट को तुम्हें कल परसों ही मेरे घर लाना होगा, क्योंकि मैं इसका टेस्ट लेना चाहता हूँ। अगर ये मेरे टेस्ट में पास हो गई तो 50 मिलियन तुम्हारे, वरना सब कुछ कैंसिल। तो फिर डॉक्टर तुरंत मान जाता है। अब सीन हम देखते हैं हमारे एमसी की कंपनी का, और यहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर एमसी के असिस्टेंट को देखते हैं, जिसको पता लगता है कि एमसी यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए वो सभी को जल्दी से बता देता है और पूरी की पूरी कंपनी एकदम खाली हो जाती, सभी लोग छिप जाते हैं। और जब एमसी आता है तो फिर वो एक आदमी को यहाँ पर देख लेता है, तो फिर वो तुरंत कॉल करके कहता है कि सैलरी काटो इसकी। अब वो जाकर मीटिंग में बैठ जाता है और यहाँ पर वो हमारे बेवड़े डॉक्टर की टीम के बारे में पूछता है, जिसका नाम है सेंटा मारिया टीम। सभी लोग कहते हैं कि उस टीम से कोई उम्मीद नहीं रखना। और यहाँ पर हमारे एमसी को ये भी पता लगता है कि किसी को भी नहीं पता है इस बारे में कि सेंटा मारिया टीम असल में रोबोट बना रही है। सभी को तो ये लगता है कि वो बस शिप पर काम करते हैं, जो जहाज होते हैं उन्हें बनाने के ऊपर कुछ काम करते हैं, और उस टीम को कुछ भी आता नहीं है, उनसे उम्मीद रखना बेकार है। यहाँ पर हमें हमारे एमसी की और सीईओ की बातों से पता लगता है कि सेंटा मारिया टीम जहाँ पर काम करती है और सेंटा मारिया टीम खुद, उसको बेचा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा एमसी इसके खिलाफ है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं भी इस कंपनी का एक अहम हिस्सा हूँ और मैं ये चीज करने के लिए मना कर रहा हूँ। तो फिर सीईओ उसके खिलाफ होता है। वो कहता है कि इस चीज के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर लिया है, इसीलिए हम उसको बेचने वाले हैं। इधर सेंटा मारिया टीम AG3 को तैयार कर रहे होते हैं एमसी के पास भेजने के लिए। लेकिन यहाँ पर इनमें से ही एक पर्सन ड्रिंक कर रहा होता है, तो फिर उसको एक लड़की डांटती है कि ऐसा मत करो, अगर जो हमारी रोबोट के ऊपर एक भी बूंद गिरा ना तो फिर वो खराब हो जाएगी। लेकिन हमारा भाई साहब सुनता नहीं है, और कुछ ऐसा ही होता है कि एक बूंद पानी की, पानी जो भी है, ये हमारी AG3 के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है और AG3 खराब। AG3 के अंदर जो चीज़ खराब हुई है वो इनको एक जगह पर मिल जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस चीज़ को आने में 2 दिन का टाइम लगेगा, पर इनको तो AG3 को कल ही भेजना है एमसी के पास। तो हम हमारी जिया को देखते हैं, जो कि अपने भाई के घर पर आती है। तो फिर उसका भाई उसको बहुत ज़्यादा डांटने लगता है, और हमें पता लगता है कि जिया का भाई कोई और नहीं बल्कि हमारे एमसी का असिस्टेंट ही है। यहाँ पर जिया का भाई जिया पर गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि जिया ऐसे ही बिजनेस के चक्करों में लगी हुई है, वो कोई जॉब नहीं करती। और तो और जिया ने अपनी भाभी से 10,000 रुपये ले रखे हैं। जिया का भाई जिया को बहुत सुनाता है और जिया दुखी हो जाती है। इधर हमारा बेवड़ा डॉक्टर एमसी को कॉल करके 2 दिन की मोहलत मांगता है, लेकिन एमसी तो बोल देता है अगर कल मेरे पास AG3 नहीं आई तो तुम्हारी और मेरी डील कैंसिल। दूसरी तरफ जिया ड्रिंक कर रही होती है, तभी उसको किसी की कॉल आती है और हमें पता लगता है कि ये तो हमारा बेवड़ा डॉक्टर है। डॉक्टर जिया को अपना नाम बताता है, लेकिन जिया उसे नहीं पहचानती। तो फिर डॉक्टर कहता है कि मैं फंगस बॉय हूँ, लेकिन जिया फिर भी नहीं पहचानती और वो कहती है कि अरे चल निकलना, क्या साले मेरे पीछे पड़ा है। अब यहाँ पर जिया फोन कट कर देती है। जिया को बाद में याद आता है कि फंगस बॉय, अबे ये तो उसका एक्स है। बेवड़ा डॉक्टर तो जिया के पास ही जाता है, और यहाँ पर वो आते ही जैसे जिया को देखता है तो तुरंत चौंकते हुए कहता है कि तुमने अपने बाल क्यों कटवा लिए और तुम मोटी कैसे हो गई। जिया उससे बोलती है कि अबे साले, हाल चाल पूछने की बजाय तुम मुझसे ये पूछ रहा है। बेवड़ा डॉक्टर जिया को $10,000 देते हुए बोलता है कि तुम्हें कल के दिन मेरे लिए पार्ट टाइम काम करना है। तो फिर जिया बोलती है कि क्या तुम मेरे कोई अंग बेचने वाले हो, क्योंकि इतने सारे रुपए। तो फिर डॉक्टर कहता है
कि ये कुछ ऐसा काम है जो कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो, सिर्फ 3 घंटे के लिए। अब हमारी जिया कर्ज में डूबी हुई तो वैसे ही है, इसीलिए वो अपने एक्स बेबड़े डॉक्टर के साथ उसकी लैब में चली जाती है और सभी जब उसको देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि हमारी जिया AG3 की जैसी दिखती है। बेबड़ा डॉक्टर सबको बताता है कि ये है जिया जो कि AG3 की मॉडल है और यहाँ पर कल MC से मिलने के लिए यही जाने वाली है रोबोट बनकर। अगले सीन में हम MC को ही देखते हैं। यहाँ पर MC अपना एक नेकलेस ढूंढ रहा होता है और तभी उसको याद आता है कि प्रेसिडेंट जू से जब वो लड़ाई कर रहा था तो उसने उसके गले से वो नेकलेस निकाल लिया था। हाँ, प्रेसिडेंट जू मतलब जिया, कंफ्यूज मत होना। इसीलिए MC जिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि मेरा नेकलेस चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई। इधर हमारी जिया को रोबोट की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। अब वो लोग AG3 के जैसे बिल्कुल जिया को बना देते हैं, विक विक लगा के, कपड़े सपड़े पहना के, और यहाँ पर वो AG3 के साथ जिया को कनेक्ट कर देते हैं। उसकी आंखों में एक लेंस लगाते हैं और उसको एक ईयरबड्स भी पहनाते हैं छोटा सा, ताकि यहाँ पर वो AG3 की बातों को सुन सके। आंखों के लेंस के जरिए AG3 यहाँ पर जिया को सब कुछ दिखाती रहेगी और कानों में ईयरबड्स के जरिए वो जिया को सभी जवाब देती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जिया एक बेवकूफ लड़की है जिसका IQ only 94 है। लेकिन हमारी AG3 एकदम टैलेंटेड है क्योंकि उसको पूरी दुनिया की जानकारी है। ये लोग एक बॉक्स में डालकर जिया को ले जाते हैं MC के घर पर और यहाँ पर जिया के पास उसका फोन होता है। तो फिर MC उसको कॉल करके बोलता है कि मेरा नेकलेस वापस करो वरना मैं तुम पर केस कर दूंगा। लेकिन जिया को तो कोई नेकलेस के बारे में पता ही नहीं होता और वही उल्टा उससे अपने पैसे मांगने लगती है और दोनों में ऐसे ही लड़ाई हो रही होती है। लेकिन जिया को यहाँ पर अपना रोबोट बनने की भी तो पूरी एक्टिंग करनी है। फोन कट करके वो छिपा लेती है और एकदम रोबोट बनकर खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर उसके पास MC आता है और देखता है कि उसकी AG3 एकदम खड़ी हुई है और वो AG3 को ऑन होने के लिए बोलता है। जिया जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो सामने MC को देखकर एकदम डर जाती है। मिनक्यू को देखकर तुरंत कहती है हे भगवान, और ये सुनकर तो मिनक्यू सोचता है कि इस साली रोबोट को ये जवाब तो नहीं देना था। तो फिर वो बिना देरी करे बेवड़े डॉक्टर को कॉल लगा देता है। बेवड़ा डॉक्टर पाई से कहता है कि ये रखा फोन और कह दो उससे कि मैं मर गया हूँ, लेकिन फिर हिम्मत करके कॉल उठाता है और यहाँ पर पीछे से पाई बेवड़े डॉक्टर को लिखकर बताती है कि उससे कह दो कि वो फ्रेंड मोड में है, इसीलिए ऐसा जवाब दे दिया। बेवड़ा डॉक्टर भी ऐसा ही करता है और मिनक्यू से कहता है कि उसके गर्दन के पीछे एक बटन है, उसको अगर तुम प्रेस करोगे तो वो रीस्टार्ट हो जाएगी। और मिनक्यू ऐसा ही करता है, लेकिन जिया के मन में तो पूरा चल रहा होता है कि इस मिनक्यू के साले का खोपड़ा फोड़कर भाग जाए, लेकिन क्या करे, उसने $10,000 जो लिए हैं, इसीलिए बेचारी थोड़ा एडजस्ट करके यहाँ पर टाइम काटने के लिए तैयार होती है। और इस बार वो बिल्कुल रोबोट के जैसे बोलती है कि बोलिए मास्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मिनक्यू जिया का टेस्ट ले रहा होता है और सब कुछ सही सलामत चल ही रहा होता है। तो फिर ये दोनों चप्पड़गंजू कहते हैं कि बस सब कुछ ऐसा ही चलता रहे, लाइट ना चली जाए। और इन दोनों के कहने की ही देरी थी कि यहाँ पर लाइट चली जाती है और जिया का और AG3 का, मतलब इन सभी का एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है। जिया तो यहाँ पर घबराई हुई है क्योंकि जिया तो ठहरी एक बेवकूफ़ लड़की और मिनक्यू जो भी उससे सवाल पूछेगा वो तो AG3 उसको जवाब देती तब जिया बताती। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि लाइट नहीं है तो फिर जिया तो जिया ही बची है, उसका AG3 से कोई संपर्क नहीं है, इसीलिए बेचारी डरी हुई है। उसके मन में आ रहा है कि साले का खोपड़ा फोड़ूं और यहाँ से निकल लूं, लेकिन वो थोड़ा कोऑपरेट करने लगती है और मिनक्यू के कहने पर एक अंडे को फोड़ कर दिखा देती है अपने सर से। तो फिर मिनक्यू दिमाग लगाता है कि ओ तेरी, ये तो अपनी मर्जी से खुद ही डिसीजन भी ले सकती है, वाह। मिनक्यू ध्यान देता है कि AG3 पहले से मोटी हो गई है, तो इसीलिए उसको लगता है कि AG3 में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो कहता है कि चलो अपने कपड़े उतारो। अब यहाँ पर AG3 तो है नहीं जिया, वो तो इंसान है, इसीलिए वो सोचने लगती है कि अब क्या करूँ। मिनक्यू जिया के पास आने लगता है उसके कपड़े उतारने, तो फिर जिया तुरंत यहाँ पर बोलना स्टार्ट करती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे एक लड़की के कपड़े उतार सकते हो, ये वो साले कमीने कुत्ते कमीने MCBC हुआ है, वो उसको बढ़िया सा सुना देती है। और तभी यहाँ पर लाइट भी जाती है और जिया की ये सारी बातें इधर बेवड़ा डॉक्टर और ये सभी लोग सुन लेते हैं और सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब तो गए काम से। मिनक्यू को पता लग जाएगा कि ये तो साला उसको चूतिया बना रहे हैं। अब मिनक्यू भी बेवड़े डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि मुझे क्या पागल समझा है या मुझे चूतिया समझा है। तो फिर बेवड़ा डॉक्टर कहता है कि अरे क्या हो गया। तो फिर मिनक्यू कहता है कि
तुमने AG3 में घटिया बैटरी क्यों लगाई है? अब ये सुनकर इन लोगों की सांस में सांस आती है और बेवड़ा डॉक्टर बात को संभाल लेता है और कहता है कि ताकि AG3 थोड़े लंबे टाइम तक चले इसीलिए हमने दुनिया की सबसे बेहतरीन बैटरी का इस्तेमाल किया है। इसीलिए AG3 तुम्हें थोड़ी मोटी दिख रही होगी और उसकी चेस्ट को बिल्कुल मत छूना क्योंकि गर्म होने की वजह से वो ब्लास्ट भी हो सकती है। हमारा MC यहाँ पर जिया से एक क्वेश्चन और पूछता है। वो कहता है कि एक लड़की है जिसने मेरा नेकलेस चुरा लिया है। वैसे यहाँ पर ये जिया की ही बात कर रहा है और वो कहता है कि तो बताओ AG3 उस लड़की को उस नेकलेस के बदले में क्या सजा दूं। तो फिर जो यहाँ पर रियल AG3 होती है वो तो भाई साहब पूरी धारा वारा बता देती है कि 3 साल की सजा होनी चाहिए, ऐसा वैसा, साली को जेल में बंद करो, ये वो। ये सुनने के बाद तो जिया की फट रही होती है तो फिर वो अपनी ही मर्जी से AG3 का आंसर नहीं बताती। वो अपनी ही मर्जी से बोल देती है कि क्या पता उस लड़की ने नेकलेस को ना चुराया हो, इसीलिए आपको एक बार और पता कर लेना चाहिए कि वो नेकलेस चोरी किया गया है या फिर गलती हो गई। तो फिर इस पर जो मिनक्यू होता है वो कहता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया AG3। खैर यहाँ पर मिनक्यू ने AG3 के बहुत सारे पॉइंट्स माइनस में कर दिए हैं। MC अपनी दवाई खा रहा होता है बिल्कुल बच्चों की तरह क्योंकि उसके वो दवाई ना गले में ही अटक जाती है और ये देखने के बाद तो जिया को वैसे कुछ करना नहीं था क्योंकि वो AG3 लेकिन वो अपने सामने मिनक्यू को मरते हुए नहीं देख सकती थी इसीलिए तुरंत जाकर वो उसके मुंह से वो गोली निकलवा देती है। और यहाँ पर ये देखने के बाद तो मिनक्यू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि भाई साहब को एक ऐसी रोबोट मिल गई है जो कि उसके काम में आ रही है। मतलब वो खुद से ही कमांड ले सकती है। मिनक्यू को उससे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये करो वो करो, वो खुद से सब कर सकती है। और यहाँ पर मिनक्यू तो एकदम इम्प्रेस हो जाता है AG3 से और कहता है कि वाओ तुम तो कमाल हो AG3। अब टेस्ट के 3 घंटे भी ऐसे ही पूरे हो जाते हैं और जिया को वापस ले आते हैं। जिया जब अपने घर जाती है तो फिर उसकी भाभी कहती है कि ये नेकलेस मुझे तुम्हारे कपड़ों से मिला। तो फिर ये देखकर जिया और ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये साला नेकलेस मेरे पास कहाँ से आया। और वो टाइम मिलते ही मिनक्यू को कॉल लगा देती है और कहती है कि तुम्हारा नेकलेस मेरे ही पास है, अपना एड्रेस बताओ मैं भेज दूंगी। पर MC भी यहाँ पर सीधे मुंह बात नहीं करता। वो तो कह देता है कि तुझे तो मैं जेल भेजूंगा कुत्ती। लेकिन इस पर तो हमारी जिया को आ जाता है गुस्सा और वो फिर से उसको गाली देना शुरू कर देती है कि तुम्हारे पास कोई दोस्त वोस्त नहीं है क्या, एक तो तमीज में बात कर रही हो, वो तुम्हें रास नहीं आ रहा, ये वो ऐसा वैसा, मुझे तो पता भी नहीं था, तुम्हारा नेकलेस मेरे पास है और अब मुझे पता लगा है तो मैं तुम्हें वापस देना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि वो नेकलेस चाहिए ही नहीं, मत लो। और ये कहकर वो फोन काट देती है। इधर MC घर में पड़ा पड़ा सोच रहा होता है सिर्फ AG3 के बारे में और सोच रहा होता है कि एक इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट मेरे पास रहेगी, घर का सारा काम करेगी और कितना अच्छा होगा ना ये। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात देखी, जिया ने जब मिनक्यू को उसकी जान बचाने के लिए टच किया था तो फिर उसे एलर्जी नहीं हुई थी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। मिनक्यू को यहाँ पर विश्वास था कि जिया असल में AG3 एक रोबोट है और वो इंसान नहीं है, अगर वो उसको टच करेगी तो कुछ एलर्जी होगी नहीं। तो देखा जाए तो ये एक विश्वास का मैटर है। अब विश्वास को हम रखते हैं अपने पिछवाड़े में, आगे बढ़ते हैं। फेवरेट डॉक्टर को अब फिर से पता लगता है कि AG3 का जो पार्ट इनको चाहिए था वो अब इनको फिर से देर से मिलेगा क्योंकि इन लोगों ने एड्रेस गलत डाल दिया था जिस वजह से वो पार्ट तो अमेरिका में चला गया। अब उसको वापस यहाँ आने में 1 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन MC ने तो साफ साफ बेवड़े डॉक्टर से डिमांड कर ली है कि वो तो AG3 को जल्द से जल्द अपने पास चाहता है। 2-3 दिन में ही यहाँ पर बेवड़ा डॉक्टर थोड़े बहाने बनाने की कोशिश करता है लेकिन मिनक्यू साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मैंने कहा ना कि मुझे वो मेरे पास चाहिए, उसकी ट्रेनिंग व्रेनिंग जो भी होगी मैं खुद करवाऊंगा। अब हम जिया को देखते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। खैर ये एक कंपटीशन था जो कि असल में मिनक्यू की कंपनी ही ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन यहाँ पर जो मैनेजर उस कंपटीशन को लीड किया करता था असल में उस मैनेजर ने थोड़ा घपला कर दिया। इस वजह से मिनक्यू ने उस मैनेजर को कंपनी से ही निकलवा दिया और इस वजह से वो कंपटीशन भी नहीं होने वाला है। और बेचारी जिया बड़ी मुश्किल से फाइनल में पहुंची थी लेकिन अब फाइनल में जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर जिया का भाई भी बेचारी जिया को बहुत ज़्यादा सुना देता है और यही नहीं वो जिया के प्रोजेक्ट वाले लैंप को भी तोड़ देता है जो कि जिया ने बड़ी मेहनत से बनवाए थे। और जिया को अब यहाँ पर अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दुखी होकर घर ही छोड़ देती है।
बेचारी जिया का कोई ठिकाना नहीं बचा है, इसीलिए वो अपने दोस्त के घर पहुंच जाती है और इसकी दोस्त तो है लव एक्सपर्ट, तो इसीलिए मैं इसको लव एक्सपर्ट ही कहूँगी। जिया को पता लगता है कि उसका जो कंपटीशन है उस कंपनी के डायरेक्टर की वजह से नहीं हो रहा है, और बाद में उसको पता लगता है कि वो डायरेक्टर साला कोई और नहीं बल्कि मिनक्यू ही है। अब जिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, उसने तो अपनी पूरी लाइफ इस प्रोजेक्ट पर लगाई हुई है, क्योंकि अगर वो जीत गई तो उसे बहुत ही अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और ऊपर से वो अपना स्टार्टअप भी शुरू कर पाएगी। अब वो पहुंच जाती है बेवड़े डॉक्टर के पास, क्योंकि यहाँ पर बेवड़े डॉक्टर ने जिया से एक और बार हेल्प मांगी थी कि तुम फिर से मिनक्यू के साथ कुछ दिनों के लिए रह लो, पर जिया ने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन बेचारी अब वापस आती है क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर वो मिनक्यू के साथ रहेगी तो शायद वो उसका मन चेंज कर दे और वो कंपटीशन फिर से करवाए। तो यहाँ पर वो बेवड़े डॉक्टर से बहाना ये मारती है कि $10,000 मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही ले लिए थे, लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए और थोड़ा काम कर देना चाहिए। और अब क्या था, जिया को फिर से AG3 बनाकर भेज दिया जाता है मिनक्यू के पास। तो यहाँ पे MC बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर अपनी एक जगह बनाऊंगा, तुम्हारे सॉफ्टवेयर में मेरा एक अलग फोल्डर होना चाहिए। हमें यहाँ पर ये भी पता लगता है कि मिनक्यू के इतने बड़े घर में से एक छोटे से कोने में डॉक्टर की पूरी टीम आकर रह रही है, तो जिया भी अभी यहीं पर रहेगी क्योंकि बेचारी के पास कोई रहने का खाने का ठिकाना नहीं है ना, तो उसने बेवड़े डॉक्टर से पहले ही सेटिंग कर लिया है कि मुझे रहना खाना तुम दोगे, बदले में मैं तुम्हारा काम करूंगी। मिनक्यू के हिसाब से रात को AG3 चार्ज होती है, इसीलिए दिन में ही जिया मिनक्यू के साथ रहती है, बाकी टाइम वो अपना काम कुछ भी करती रहे। और वैसे भी मिनक्यू तो ठहरा घर के अंदर अकेले रहने वाला आदमी, तो वो लोगों के पास तो जाता भी नहीं है, तो यहाँ पर जिया को मिनक्यू से कोई खतरा नहीं, वो मस्त AG3 बनकर रह सकती है। हाँ, तो मैं बता दूं कि रात को बेवड़े डॉक्टर की टीम ने कड़ी खाई थी जो कि एक्सपायर हो गई थी, लेकिन फिर भी बेवड़े डॉक्टर की टीम तो ठहरी साइंटिस्ट टाइप की, तो उन्होंने बताया कि जल्दी से एक्सपायर नहीं होती है, और इसका नतीजा कुछ ये होता है कि इन सब का पेट खराब हो चुका है और यही कड़ी खाई होती है जिया ने भी। तो फिर यहाँ पर जिया तो होती है मिनक्यू के साथ, और वो मिनक्यू के सामने बात देती है, और बताओ यहाँ पर मिनक्यू कहता है कि ये क्या था, तो फिर जिया कहती है कि अरे मास्टर आपने बात दिया है, तो फिर वो कहता है कि मैंने तो नहीं किया ऐसा कुछ भी, तो फिर जिया कहती है कि नहीं नहीं मास्टर आपने ही किया है, और ये भी कह देती है कि जाके आप अपना अंडरवियर चेंज करके आइए क्योंकि वो उसमें से गंदी आ रही होगी। तो फिर ये सुनकर मिनक्यू चला जाता है और जिया तुरंत जाती है वॉशरूम में, और मिनक्यू बाहर आता है और वो देखता है कि AG3 तो गायब है, इसीलिए वो ढूंढने लगता है उसको, और वो वॉशरूम तक चला जाता है और जाकर देखता है कि AG3 तो सफाई कर रही है, लेकिन $1,000 के परफ्यूम से। इस चीज पर वो जिया को कहता है कि तुम्हें तो 15 अलग अलग लैंग्वेज आती है ना, तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि कितना महंगा परफ्यूम है, तुम्हारा मास्टर अमीर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कुछ भी करोगी, वाह देख रहे हो अपनी अमीरी खुद दिखा रहा है। वैसे यहाँ पर वो गिरने वाला था, तो फिर जिया उसकी कही हुई बात के मुताबिक पहले परफ्यूम को बचाती है, उसको नहीं बचाती और ये देखकर बेचारे मिनक्यू का तो दिल चूर चूर हो जाता है। MC अब बहुत ही टेस्टी सा खाना बनाता है, और यहाँ पर ये देखने के बाद तो बेवड़े डॉक्टर की पूरी टीम के मुंह में पानी आ रहा होता है, और बेवड़े डॉक्टर कहता है कि जिया को खाना बहुत पसंद है, और यहाँ पर जिया भी बेचारी टॉर्चर सह रही होती है, उसके मुंह में पानी आ रहा होता है। फिर कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, इस साले का बना हुआ खाना मैं कभी नहीं खा सकती, क्या फ़र्क पड़ता है, ये इतना टेस्टी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना होगा। और वो यहाँ पर बातों ही बातों में अपने कंपटीशन की बात करने लगती है और कहती है कि मास्टर आपने उस चीज़ के लिए वादा किया था, तो क्या आप लोगों से किया हुआ वादा नहीं निभाओगे? तो फिर इस पर मिनक्यू कहता है कि मैंने कोई वादा नहीं किया, और ऊपर से मैं ऐसी बेकार चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, वो कंपटीशन नहीं हो रहा, नहीं तो नहीं हो रहा, मतलब वो इस कंपटीशन को होने से साफ मना कर देता है। और ये देखने के बाद तो गुस्सा आने लगता है जिया को, और वो सफाई करते हुए मिनक्यू का पत्तों से बना हुआ कैसल गिरा देती है, और ये कैसल मिनक्यू के लिए एक धार्मिक जगह थी जिसे वो बहुत पसंद करता था, और ये देखने के बाद मिनक्यू एकदम चिल्लाता है कि नहीं, और जिया तो अपनी जान बचाने के लिए कह देती है कि बैटरी खत्म हो गई मास्टर। अगले दिन मिनक्यू सोकर उठता है और वो तुरंत जिया को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि पहले बताओ कि यहाँ पर क्या था, तो फिर वो कहती है कि यहाँ पर पत्तों से बना हुआ एक कैसल था, तो मिनक्यू कहता है कि हाँ, और वही कैसल तुम्हारी वजह से अब नहीं रहा। तो फिर वो कहती है कि क्या मैं आपके लिए दूसरा बना दूं मास्टर, तो फिर वो कहता है कि वो मैंने 15 सालों से बनाया था,
और वो अपनी पुरानी कहानी सुनाता है कि मेरे पापा ने और मैंने मिलकर वो बनाना शुरू किया था और 15 साल बाद मैंने उसको कंप्लीट कर लिया था, लेकिन तुमने उसको तोड़ दिया। पर कोई बात नहीं, मैं हमेशा से सोचता था कि हॉल में रोशनी आनी चाहिए, और मैंने कभी नहीं सोचा कि रोशनी तो उस कैसल की वजह से नहीं आती। लेकिन देखो अब कितनी अच्छी धूप आ रही है। और कहता है कि AG3 मेरे इमोशंस अपने अंदर फीड कर लो, मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जिया अपने मन में कहती है कि साले तू तो खड़ूस ही अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा बनकर मुझे कंफ्यूज मत कर। अब यहाँ पर MC जिया को दो लोग दिखाता है, एक तो उसी की कंपनी का चेयरमैन है और दूसरा चेयरमैन का बेटा CEO। खैर ये बेटा MC के बचपन का दोस्त हुआ करता था। तो MC उससे पूछता है कि ये दोनों कौन है, तो फिर जिया बता देती है कि ये दोनों ये हैं और ये दोनों अच्छे इंसान हैं। ये सुनते ही MC तुरंत कहता है कि नहीं, ये दोनों सबसे ज़्यादा बुरे इंसान हैं। अपने अंदर ये फीड कर लो, तुम्हारे मास्टर के कोई दुश्मन है तो वो यही दोनों हैं, और जब भी ये तुम्हें दिखाई दे तो तुरंत गायब हो जाना, क्योंकि अगर उन्हें पता लगा कि तुम रोबोट हो तो वो तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं। MC से उसका असिस्टेंट मिलने के लिए आता है, मतलब कि जिया का भाई, और यहाँ पर जिया कॉफ़ी देने आती है और जब वो देखती है कि ये तो उसका भाई है, तो फिर वो तुरंत बालों से अपना बाल छिपा लेती है और कैसे ना कैसे कॉफ़ी देकर यहाँ से निकल लेती है। लेकिन वो यहाँ पर ये भी देखती है कि उसके भाई को पैसे कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगले दिन MC जिया को लेकर अपने पापा के दोस्त से मिलने जाता है और यहाँ पर जिया को पता लगता है कि मिनक्यू के पापा मर चुके हैं, और वापस आते हुए वो मिनक्यू से पूछती है कि क्या तुम्हारे पापा मर चुके हैं, तो फिर वो कहता है कि मेरी मॉम भी एक कार एक्सीडेंट में 15 साल पहले ही दोनों मर गए थे, और अब यहाँ पर माहौल सैड हो जाता है। तो फिर जिया यहाँ पर कहती है कि हे मिनक्यू मेरे दोस्त, तुम ऐसे उदास क्यों हो, तुम्हें ऐसे हंसना चाहिए, और वो 2-3 डायलॉग मार देती है। तो फिर मिनक्यू कहता है कि अच्छा तो तुम अपने फ्रेंड मोड में आ गई, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर हंसूंगा। तो फिर वो कहती है कि मेरे लिए क्यों, तो फिर वो कहता है कि क्योंकि मैं अपनी ये साइड किसी को भी नहीं दिखाना चाहता। अगले दिन हम फिर एक लड़की को देखते हैं। ये लड़की मिनक्यू के पापा के दोस्त की लड़की है और इसका नाम है मिया। मिया मिनक्यू को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए उसके घर पर आ जाती है, और मिनक्यू तो उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसका पहला प्यार जो है ये क्रश है, क्रश। पर वो मिनक्यू को यहाँ पर छू लेती है और मिनक्यू कैसे न कैसे बहाने मारकर तुरंत उसको यहाँ से भेज देता है, और यहाँ पर मिनक्यू को बहुत ज़्यादा एलर्जी होने लगती है और वो कमरे में आकर गिर जाता है, अपना एंटीडोट भी नहीं ले पाता। अब ये देखने के बाद तो जिया डर जाती है, लेकिन उसको याद आता है कि एक बार मिनक्यू ने कहा था कि अगर मैं चेंज भी हो जाऊं तो तुम अपने मास्टर को पहचान लेना प्लीज़। ये याद करते ही जिया का सारा डर भाग जाता है और वो देखती है कि यहाँ पर कुछ इंजेक्शन पड़े हुए हैं, इसीलिए वो इंजेक्शन को उठाती है और ये ऐसे ठोक देती है मिनक्यू के। तो अब हम MC के बचपन का सीन देखते हैं। यहाँ पर उसका बर्थडे होता है और उसके मम्मी पापा जब वापस घर जा रहे होते हैं तो फिर यहाँ पर उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया था और MC इस एक्सीडेंट में बच गया था, पर उसके मम्मी पापा मर गए थे। उसके मम्मी पापा के फ्यूनरल पर उसको साइन करने के लिए कुछ पेपर दिए जाते हैं, पर उसको पता लग जाता है कि ये सब तो उसके पापा के पार्टनर की चाल है। अगर वो साइन कर देता है तो फिर उसके पास जितना भी पैसा जायदाद या जो सब कुछ है वो उसके पापा के पार्टनर का हो जाएगा। यहाँ पर उसके पापा के पार्टनर का बेटा, मतलब कि उसका दोस्त जो कि प्रेजेंट में CEO है, वो भी उस पेपर को लेकर आता है और कहता है कि मिनक्यू तुम इन पर साइन कर दो, फिर उसके बाद हम दोनों साथ रह सकते हैं, ऐसा मेरे पापा ने कहा है। यहाँ पर मिनक्यू को लगता है कि उसके दोस्त ने भी उसे धोखा दिया, और क्योंकि मिनक्यू ने साइन नहीं किए थे इस वजह से मिनक्यू को अकेले उसके बड़े से घर में छोड़ दिया जाता है, और यहीं से मिनक्यू को ये एलर्जी वाली बीमारी शुरू हुई थी। प्रेजेंट में मिनक्यू होश में आता है और वो देखता है कि वो जिंदा बच गया और उसको बचाने वाली जिया है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब क्योंकि वो डर कर उठा था इसीलिए जिया उससे पूछती है कि क्या आपने कोई बुरा सपना देखा, तो फिर वो कहता है कि हाँ बहुत बुरा सपना, किसी ने मेरे पीठ पीछे चाकू घोंप दिया था, हाँ मतलब कि किसी ने धोखा दे दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया ने MC के एक नहीं 3-3 इंजेक्शन ठोक रखे हैं, वो भी अलग अलग जगह पर। जिया अब यहाँ पर एक बॉक्स देखती है उसी एक्शन फिगर का जो कि उसने स्टार्टिंग में मिनक्यू को ला कर दिया था, और मिनक्यू ने उसके पैसे नहीं दिए थे। यहाँ पर उस बॉक्स पर सच में गंदगी लगी हुई थी, तो इसका मतलब जिया समझ जाती है कि शायद उस दिन गलती मेरी ही थी। तो यहाँ से जाते हुए सोच
सोच रही होती है कि मिनक्यू जैसा दिखता है वैसा है भी नहीं, शायद उसको पक्का किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया होगा। जी हाँ, अपनी लव एक्सपर्ट दोस्त के साथ होती है और यहाँ पर वो मिनक्यू की थोड़ी सी तारीफ कर रही होती है कि वो थोड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन तभी यहाँ पर मिनक्यू की कॉल आ जाती है और वो उससे कहता है कि मेरा नेकलेस वापस करो। अब यहाँ पर इन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है और फ़ोन कटने के बाद जिया फिर से मिनक्यू की बुराई करने लगती है। तो फिर लव एक्सपर्ट बोलती है कि अरे 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 अरे, देखो तो सही क्या चल रहा है। ये सीन अब सीईओ पर आता है जो कि असिस्टेंट को एक वीडियो दिखा रहा होता है। ये वीडियो AG3 की है और मैनेजर यहाँ पर अपने मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेरी बहन जैसी दिख रही है, लेकिन मैनेजर को CEO बताता है कि ये AG3 है जो कि एक रोबोट है। मैं आप लोगों को बता दूं कि AG3 के बारे में इस CEO और इसके पापा जो चेयरमैन है उसको और मतलब कुछ ही लोगों को पता था। इसके बारे में मिनक्यू को बिल्कुल नहीं पता था और ये चेयरमैन और CEO दोनों ही चाहते थे कि मिनक्यू को पता भी ना लगे, क्योंकि फेवरेट डॉक्टर की सेंटा मारिया टीम सीईओ के अंडर आती थी। सभी के हिसाब से सेंटा मारिया टीम शिप के ऊपर काम करती थी, लेकिन असल में तो उन्होंने एक रोबोट बनाया है। अगर किसी को इसके बारे में पता लगा तो फिर सीईओ की नौकरी जा सकती है। लेकिन अभी चेयरमैन और सीईओ दोनों बाप बेटे लगे हुए हैं AG3 के पीछे, क्योंकि AG3 काफ़ी स्मार्ट रोबोट है और उसको बेच कर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पर असिस्टेंट सीईओ को कुछ भी नहीं बताता कि AG3 कैसी दिखती है या कुछ भी। तो फिर सीईओ उसको ये कहकर यहाँ से भेज देता है कि AG3 के बारे में अगर तुम्हें कुछ पता लगे तो मुझे ज़रूर बताना। अब हम देखते हैं कि जिया और बेवड़ा डॉक्टर कैसे मिले थे। जिया लोगों के काम आने वाली नई नई कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अपने मन में क्रिएट तो कर सकती थी, लेकिन उन्हें रियल लाइफ में बना नहीं सकती थी क्योंकि वो बेवकूफ़ है ना। मतलब बेवकूफ़ नहीं है, उसका IQ कम है, इसीलिए वो बेवड़े डॉक्टर की हेल्प लेने गई थी। और इस तरह उन्होंने एक साथ मिलकर छाता बनाई थी जो कि एक बटन दबाने से ट्रांसपेरेंट हो सकती है और बटन दबाने से कलरफुल हो सकती है। इधर रात को मिनक्यू को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि उसकी जो क्रश उससे मिलने आई थी उसने यहाँ पर कहा था कि डैड ने मुझसे कहा है कि तुमसे शादी कर लूँ, तो फिर मैंने भी उनसे हाँ कह दिया। अब यहाँ पर मिनक्यू को खुशी हो रही है कि वाह, मेरी क्रश से मेरी शादी होगी। अब यहाँ पर मिनक्यू जिया को अपनी मॉम का नेकलेस दिखाता है। हाँ, ये वही नेकलेस है जो कि जिया के पास था। जिया ने इसको कोरियर कर दिया था। हाँ, तो मिनक्यू कहता है कि ये नेकलेस मैं अपनी लाइफ की आखिरी औरत को दूंगा और ये नेकलेस मैं मिया को देने वाला हूँ उसे प्रपोज करते हुए। सीन अब बेवड़े डॉक्टर पर आता है और यहाँ पर वो उस रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है जिसमें मिनक्यू जिया के बहुत पास आकर कहता है कि मैं मिया को किस भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर ये देखने के बाद तो बेवड़ा डॉक्टर गुस्सा हो रहा होता है कि साला साइको। हाँ, मतलब साफ है कि बेवड़े डॉक्टर को जलन हो रही है क्योंकि वो जिया को प्यार जो करता है अभी भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिनक्यू को जिसने के पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया है और यहाँ पर वो मिया को मैरिज प्रपोज करने वाला है। उसने जो चीजें मिया को बचपन में पसंद थी वो तैयार की हैं, लेकिन जिया उसको समझाती है कि अरे आजकल ऐसा कौन करता है। तो फिर वो कहता है कि मैं ऐसे ही प्रपोज करूंगा उसको। इधर बेवड़ा डॉक्टर इतना ज़्यादा जल गया होता है कि वो अब तुरंत जिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है और गुस्सा कर रहा होता है कि वो साला साइको उसको बाहर क्यों लेकर गया। इधर मिया को वो चीज़ें पसंद नहीं आती जो कि मिनक्यू ने उसके लिए की थी। वो कहती है कि ये सब तो मुझे बचपन में पसंद था ना, और तुम पुरानी चीज़ों के बारे में क्यों बात करते रहते हो, बुढ़े लगते हो। ये सब सुनने के बाद बेचारे एमसी का तो दिल टूट जाता है और वो यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 3 डेट पर नहीं जा सकता और ना ही तुम्हें किस कर सकता। तो फिर मिया कहती है कि अच्छा तो सीधे शादी करना है। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मैं वो भी नहीं करना चाहता। और वो मिया को अपनी माँ का नेकलेस दे देता है। तो फिर मिया उसको लेने से भी मना कर देती है और कहती है कि एक दोस्त के तौर पर मैं तुम्हारी माँ का ये नेकलेस नहीं ले सकती हूँ। और वो यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि चलो आखिरी बार हाथ मिलाते हैं। और यहाँ पर एमसी को हाथ मिलाना पड़ता है और फिर क्या था, उसको होने लगती है एलर्जी। वो अपना इंजेक्शन भी नहीं लगाता और उस नेकलेस को पानी में फेंकने वाला होता है। तो फिर पीछे से जिया आकर उसको रोकती है कि मास्टर वो तो आपकी माँ का है ना, उसको क्यों फेंक रहे हैं। तो फिर इस पर मिनक्यू उस पर गुस्सा करता है कि चले जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है और जिया छाता लेकर आती है
और ये छाता इसी का बनाया गया है। ये इसको एक बटन दबाती है और ट्रांसपेरेंट कर देती है। और यहाँ पर मिनक्यू जब जिया को देखता है तो फिर उसकी एलर्जी खुद ही ठीक हो जाती है। और अब वो जिया को अपनी सारी एम्बैरेसिंग बातें भी बताने लगता है और कहता है कि तुमने तो वैसे भी सब कुछ देखा ही है और तुम्हारे साथ मैं कंफर्टेबल हूँ सब कुछ बताने में। और कहता है कि यहाँ पर मैंने उसको रिजेक्ट नहीं किया, यहाँ पर मैं ही रिजेक्ट हो गया हूँ। तो फिर जिया कहती है कि आपने रिजेक्ट होने के बाद भी उसको नेकलेस क्यों दिया? तो फिर वो कहता है कि क्योंकि वो मेरी लाइफ की आखिरी औरत थी। तो फिर जिया कहती है कि मान लो अगर कोई और लड़की आ गई तो, गलती से आ गई तो फिर इस पर वो कहता है कि अरे तुम तो रोबोट हो ना, तुम नहीं समझोगे इंसानों की फीलिंग। और तभी वो ध्यान देता है कि उसकी एलर्जी तो ठीक हो गई है बिना एंटीडोट लिए। और कहता है कि ये कैसे हुआ पता नहीं। और यहाँ पर जिया एमसी को जबरदस्ती भीड़ वाली जगह पर ले जाती है और यहाँ पर एमसी हैरान और परेशान होता है क्योंकि लोग को जब उसे टच कर रहे हैं तो फिर उसे एलर्जी नहीं हो रही होती। और यहाँ पर जिया उसके साथ बहुत सारी मस्ती करती है और मिनक्यू भी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि यहाँ पर वो लोगों को टच कर पा रहा है। लेकिन एक जगह पर अचानक से उसे एलर्जी होने लगती है और वो तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल कर देता है और कहता है कि मेरे पास इंजेक्शन नहीं है, अब मैं क्या करूँ। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसके सामने जिया आती है तो उसकी एलर्जी तुरंत जाने लगती है। वो अपने डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, अगर मैं किसी को देख रहा हूँ तो मेरी एलर्जी जा रही है, लेकिन अगर वो सामने नहीं है तो फिर मेरी एलर्जी वापस आ जाती है। क्या आप मेरा यकीन करेंगे? डॉक्टर पूछता है कि वो इंसान कौन है? तो फिर मिनक्यू जवाब देता है कि वो रोबोट है, इंसान नहीं है। और ये कहकर वो तुरंत पहुंच जाता है जिया के पास और जाकर कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा दुनिया की सबसे ज्यादा चलने वाली बैटरीज, ये स्पेशल प्रपोजल है भाई लोग। और कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना, तुम मेरी सबसे कीमती चीज हो। और तभी यहाँ पर कबाब में हड्डी आ जाता है डॉक्टर और जाकर सीधे एमसी को मार देता है और कहता है कि तुमने अपने गंदे होठों से इसे किस भी कैसे किया? तो फिर वो कहता है कि मैं इसका मास्टर हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि मैंने इसको बनाया है। और यहाँ पर इन दोनों की ऐसे ही लड़ाई चल रही होती है और बीच में हमारी जिया फंस गई है, इसीलिए वो तो अपना कह देती है कि बैटरी डाउन और मरने का एक्टिंग कर लेती है। डॉक्टर जिया को वहाँ से लेकर आ जाता है और कहता है कि अब सब ठीक है, तुम बात कर सकती हो। और जिया कहती है कि आज तो बच गई, मरने वाली थी मैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया सोना में होती है और यहाँ पर सिर्फ उसको मिनक्यू का किया हुआ किस याद आ रहा होता है। अरे वो सस्ता वाला किस, वो पहले वाला। और यहाँ पर सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है और कहती है कि अरे वो मुझे समझ क्या रहा था, क्या एक छोटी बच्ची या एक औरत समझ रहा था? मैं तो उसके लिए एक रोबोट हूँ ना, तो रोबोट की तरह क्यों नहीं रखता। अगले दिन हम मिनक्यू को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है। उसका डॉक्टर कहता है कि तुम उस रोबोट के साथ 10 दिन रहे हो, तुमने उसके साथ दोस्ती कर ली है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तुम्हें उस रोबोट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। अभी हम रात का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि मिनक्यू के घर के बाहर 2 जासूस हैं जो कि सीईओ ने लगाए हुए हैं मिनक्यू पर नजर रखने के लिए और AG3 को ढूंढने के लिए और सेंटा मारिया टीम ढूंढने के लिए। ये दोनों जासूस बेवड़े डॉक्टर को मिनक्यू के घर के अंदर जाते हुए देखते हैं तो फिर ये समझ जाते हैं कि सेंटा मारिया टीम मिनक्यू के घर पर ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेंटा मारिया टीम को जो कि यहाँ पर वही रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, किस वाली। खैर वो किस नहीं था लेकिन किस ही तो था। अबे रोबोट के साथ इतने क्लोज कौन आता है। तो फिर यहाँ पर मैं बता दूं कि इन लोगों को AG3 का वो पार्ट मिल चुका है जो कि इनके पास नहीं था। अब यहाँ पर ये लोग AG3 को ठीक कर देंगे और जिया को वापस भेज देंगे, मतलब कि उसे रोबोट बनने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि ये साला साइकोपैथ एक रोबोट के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। अगर हमने इसे AG3 दे दी तो फिर AG3 के साथ भी ये ऐसा ही करेगा। हमने AG3 को कितने प्यार से बनाया है, हम इसको AG3 नहीं देंगे। तो इनमें से एक लंगूर बोलता है कि अगर हमने इसे AG3 नहीं दी तो फिर ये साला हमें लात मारकर घर से बाहर फेंक देगा। तो फिर बेवड़ा डॉक्टर कहता है कि हम इसके निकालने से पहले ही निकल जाएंगे ना। अब क्योंकि मिनक्यू की एलर्जी जिया के सामने ठीक रहेगी इसीलिए वो तुरंत कर देता है मिया को कॉल और कहता है कि हम दोनों 3 डेट पर चलेंगे और शादी भी करेंगे। और हम देखते हैं कि सीईओ को भी पता लग जाता है कि सेंटा मारिया टीम मिनक्यू के घर पर है। मिया मिनक्यू की कंपनी में ही काम कर रही है और यहाँ पर वो उसी प्रोजेक्ट को देखती है जो कि जिया ने बनाया है। तो फिर वो कहती है इन सब प्रोजेक्ट को देखकर कि इतनी अच्छी चीज़ें इन लोगों ने ऐसे ही बीच में क्यों छोड़ दी, इस कंपटीशन को तो मुझे कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा। इधर जिया अपने दोस्त के साथ होती है क्योंकि जिया का काम अब खत्म हो चुका है, उसको मिनक्यू के घर नहीं जाना पड़ेगा, रोबोट बनने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। और वो बार बार मिनक्यू के घर जाने के बहाने ढूंढ रही होती है। तभी उसे कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसका कंपटीशन था वो फिर से होने वाला है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो दूसरी तरफ मिनक्यू परेशान हो रहा होता है क्योंकि AG3 उसके घर पर नहीं आई है। तो वो
बेवड़े डॉक्टर से मिलता है तो फिर बेवड़ा डॉक्टर उससे कहता है कि अब से AG3 तुम्हारे पास नहीं आएगी, और वैसे भी AG3 का टेस्टिंग टाइम खत्म हो चुका है जो कि तुमने मांगा था। मिनक्यू कहता है कि AG3 को बढ़ाने में सारे पैसे हमारे लगे हैं, हमारी कंपनी की है वो। तो फिर बेवड़ा डॉक्टर भी कह देता है कि मैं नए इन्वेस्टर ढूंढ लूंगा और तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा और यहाँ से चला भी जाऊंगा। तो अभी टाटा बाय बाय, AG3 तुम्हारी नहीं हो सकती क्योंकि तुम एक ऐसे ठरकी इंसान हो जो कि रोबोट के साथ भी चुम्मा चाटी करते हो। मिनक्यू समझाने की कोशिश करता है कि अरे नहीं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन बेवड़ा डॉक्टर उसकी घंटा नहीं सुनता। अब मिनक्यू को कैसे भी AG3 तो चाहिए ही, इसीलिए वो बेवड़े डॉक्टर की टीम को यहाँ पर थोड़े पैसे वैसे खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अब यहाँ पर जिया भी अपने वो लैंप लेने आ जाती है जो कि उसने उस कंपटीशन के लिए बनाए हैं, और तभी यहाँ पर उसको मिनक्यू देख लेता है, इसीलिए वो मिनक्यू के साथ चली जाती है। और यहाँ पर मिनक्यू बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तो फिर जिया कहती है कि तुम्हें उन लोगों के लिए कुकिंग करनी चाहिए क्योंकि पैसे से तो वो लोग मानने नहीं वाले। तो फिर मिनक्यू कहता है कि मैं क्यों करूँ ऐसा। इस पर जिया कहती है कि अच्छा तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। तो फिर मिनक्यू कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ये भी कर लूँगा। अब हम देखते हैं कि एमसी ने बहुत सारा खाना बना लिया है और यहाँ पर सेंटा मारिया टीम भी आ जाती है, बेवड़े डॉक्टर को छोड़कर बाकी सब यहीं पर हैं। यहाँ पर ये दोनों लंगूर और पाई खाना खाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती एमसी खिलवा ही देता है, और उस बेचारे से इन लोगों से बात करनी नहीं आ रही होती, वो अजीब अजीब बातें कर रहा होता है जिस वजह से वो सच में साइकोपैथ लग रहा था। दूसरी तरफ हम CEO को देखते हैं जो कि अपने चमचे से बोलता है कि बेवड़ा डॉक्टर नया इन्वेस्टर ढूंढ रहा है ना, तुम कैसे भी करके उसे अपने साथ मिलाओ। यहाँ पर हम बेवड़े डॉक्टर को भी देखते हैं जिसको इन्वेस्टर नहीं मिल रहे होते हैं क्योंकि सभी लोगों को पता है कि डॉक्टर धोखाधड़ी करके आया था USA में, और USA में उसको बैन भी किया हुआ है। इधर ये तीनों खाना खा लेते हैं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए नहीं मानते हैं कि वो AG3 मिनक्यू को दे देंगे। अब यहाँ पर मिनक्यू अपने रूम में जिया को बुलाता है और कहता है कि मैं हार गया AG3। और जब वो बाहर जाता है तो फिर वो देखता है कि उसकी फेवरेट चीज़ जो कि सफाई करने वाला रोबोट है वो उन लोगों ने खोल दिया है, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि तुम चल क्यों नहीं रही हो, क्या हो गया तुम्हें। उसके लिए तो भाई रोने भी लगता है। तो फिर यहाँ पर पाई कहती है कि ये ख़राब हो गया था, टूटा हुआ था, इसीलिए हमने इसको खोल दिया और अब वो लोग उसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पर ये देखकर मिनक्यू बहुत ज़्यादा खुश होता है और भाई उस मशीन को किस कर लेता है और कहता है कि हाँ तुम ठीक हो, मुझे डर लग गया था तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर जब ये लंगूर ये सब देखते हैं तो फिर कहते हैं कि लगता है कि ये ऐसा ही है, मशीनों को किस करता है। ये बुरा आदमी नहीं लगता। अब क्या था, ये लोग साथ में बैठकर ड्रिंक मारते हैं विद मुर्गी की टंगड़ी। मिनक्यू इन तीनों से कहता है कि तुम लोग इतने सारे पैसों को कैसे ठुकरा सकते हो, तुम इतने सारे पैसों की मदद से डॉक्टर को भी तो मना सकते हो ना, AG3 को मुझे दे दो प्लीज़। तो फिर यहाँ पर पाई कहती है कि हमारा एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, अगर तुम किसी पर विश्वास नहीं करते हो तो सामने वाला भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा, हम डॉक्टर को कभी धोखा नहीं देंगे। अगले दिन सुबह सुबह ये लोग मिनक्यू के घर से बाहर निकल लेते हैं। वैसे ये रहते तो मिनक्यू के घर में ही हैं, लेकिन मिनक्यू के घर के पीछे एक छोटे से उसमें रहते हैं ये लोग। तो फिर ये लोग निकल जाते हैं क्योंकि डॉक्टर इन लोगों को ढूंढ रहा है, और पाई जिया से कहती है कि तुम यहाँ पर अपना सामान लेने आई थी और रास्ते में हमें मिल गई, बस यही बोलना और ये मत बताना कि हम कल से साथ थे। यहाँ पर बेवड़े डॉक्टर से इनको पता लगता है कि बेवड़े डॉक्टर को एक इन्वेस्टर मिल गया है और वो AG3 को देखना चाहता है। तो फिर पाई कहती है कि AG3 तो अभी ठीक नहीं हुई है पूरी तरीके से, वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। इस पर बेवड़ा डॉक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, उसे हम व्हील चेयर पर ले जाएंगे। तभी यहाँ पर डॉक्टर से मिलने MC आता है और डॉक्टर से बोलता है कि मुझे पता लग गया है कि USA में तुमने धोखाधड़ी नहीं की थी, मैं तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस ला सकता हूँ। इस पर बेवड़ा डॉक्टर कहता है कि मैं अपनी इज्जत खुद अपनी मेहनत करके वापस ले आऊँगा। तो फिर यहाँ पर MC कहता है कि AG3 सही थी, उसने सही कहा था कि मैं लोगों से बात करने में बेकार हूँ, और अब वो अपना हाथ ऊपर करता है और सीधे डॉक्टर के हाथ को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसको एलर्जी होने लगती है। और इस तरह डॉक्टर को वो बताता है कि मुझे इंसानों को छूने से एलर्जी है और इस एलर्जी को ठीक करने के लिए मुझे जिया की ज़रूरत है, मतलब AG3 की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देता है और कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, हम यहाँ से जा रहे हैं, AG3 तुम्हें नहीं मिलेगी। यहाँ पर डॉक्टर खड़ूस बन तो गया था, लेकिन उस बेचारे से खड़ूस बना नहीं जाता क्योंकि आखिरकार किसी की ज़िंदगी का सवाल है, इसीलिए वो पहले जाते तो हैं लेकिन वापस भी आ जाते हैं। ये देखकर तो मिनक्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
अभी ये लोग डील वील के साइन वाइन कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ी रिश्तेदारी भी हो जाती है। ये दोनों लंगूर मिनक्यू को एक बड़ा भाई कहता है, एक छोटा भाई कहता है, और एक तो कहता है कि ओह ऐसा लगता है एक अमीर आदमी का भाई होना। अब यहाँ पर AG3 तो अपने पैरों पर क्योंकि चल नहीं सकती है, इसीलिए वापस से जिया को रोबोट बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी और मिनक्यू जिया को उठाकर अपने साथ ले भी आता है, लेकिन वो जिया को टच नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसी बेवड़े डॉक्टर ने उससे शर्त रखी है। अब क्योंकि MC को जिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, तो इसीलिए वो जिया को बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहा होता, क्योंकि उसकी काम करने से बैटरी जल्दी डाउन हो जाएगी। खैर जिया तो इंसान है, लेकिन MC को तो यही पता है ना कि ये रोबोट है। MC ने जिया के लिए एक रूम भी बना लिया है और उसके लिए वो बहुत सारे कपड़े भी ले आया है और अभी वो उससे कहता है कि मुझे मिया के साथ 3 डेट्स पर जाना है और मैंने आज तक कभी किस नहीं किया, मुझे उसकी भी ट्रेनिंग चाहिए, अब मैं कैसे करूँगा ये सब। अब यहाँ पर MC को सिखाने के लिए बुलाया जाता है लव एक्सपर्ट को, हाँ मतलब जिया की दोस्त को, और जिया की दोस्त को देखते ही इन दोनों लंगूर के दिलों में घंटियाँ बज जाती हैं। अभी ये लव एक्सपर्ट MC को सिखाने लगती है कि किस कैसा करना चाहिए, माहौल भाई साहब सब कुछ सिखाने लगती है। भाई ये सच में लव एक्सपर्ट है। अब यहाँ पर मिनक्यू तैयार होता है मिया के साथ पहली डेट पर जाने के लिए, लेकिन वो देखता है कि जिया के साथ बेवड़ा डॉक्टर जाएगा और बेवड़ा डॉक्टर बहाना ये मारता है कि मान लो तुम पहली डेट पर जा रहे हो और बीच में ही जिया की बैटरी डाउन हो गई तो तुम क्या करोगे फिर? डेट के बीच में ही मिया को छोड़कर थोड़ी ना भाग कर आओगे। हम देखते हैं कि मिनक्यू मिया को भीड़ भाड़ वाली जगह पर ले आया है जो कि मिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इन लोगों के सामने ही जिया और बेवड़ा डॉक्टर होते हैं, क्योंकि मिनक्यू जब जिया को देखेगा तभी तो वो अपनी एलर्जी से दूर रहेगा, तभी तो वो मिया को टच कर पाएगा। अभी हम इन दोनों जासूसों को देखते हैं जो कि AG3 और बेवड़े डॉक्टर पर नजर रख रहे हैं। इन दोनों में से एक जासूस AG3 को देखता है ड्रिंक पीते हुए और वो अपने दूसरे साथी से कहता है कि अरे उस रोबोट ने अभी अभी ड्रिंक पी है, वो एक रोबोट है या फिर इंसान? वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि CEO के कहने पर ये दोनों लगे हुए हैं AG3 को हासिल करने में, किडनैप करने में, हाँ जो भी करेंगे AG3 को इन्हें पकड़ के लेकर जाना है CEO के पास। अब जिया बेवड़े डॉक्टर से कहती है कि हमें यहाँ पर और कितनी देर रुकना होगा, तो फिर बेवड़ा डॉक्टर कहता है कि जब तक इन दोनों की डेट खत्म नहीं हो जाती। अब यहाँ पर बारिश होने लगती है तो फिर बेवड़ा डॉक्टर तो छाता लेने चला जाता है, लेकिन ये जासूस को शक है कि जिया एक इंसान है, इसीलिए वो एक स्टिक से उसके पीठ पर मारता है, लेकिन वो स्टिक तो टूट जाती है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि बेवड़े डॉक्टर ने जिया को बिल्कुल रोबोट बनाने के लिए उसको वो बनाया हुआ है, हाँ कुछ स्टील की चीजें, ताकि वो बिल्कुल रोबोट लगे। अभी ये जासूस कहता है कि साला ये तो रोबोट ही है। इधर मिया को एक कॉल आती है और वो मिनक्यू से कहती है कि मुझे अभी एक जरूरी काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। मिनक्यू का दिल टूट जाता है और वो बेचारा अकेले रह जाता है। तभी यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है और मिनक्यू छाता लेकर जाता है जिया के पास और वो उस छाता को ट्रांसपेरेंट कर देता है और कहता है कि मुझे ये छाता बहुत पसंद है, मैं इसको बारिश देखने के लिए यूज करता हूँ। पता नहीं ये छाता किसने बनाई होगी, कोई इन्वेंटर होगा या फिर कोई बहुत ही ज्यादा जीनियस। खैर इस छाता को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि जिया ही है और अपनी तारीफ सुनने के बाद तो जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी यहाँ पर जिया किसी वजह से गिरने वाली थी तो फिर मिनक्यू उसको पकड़ लेता है और जिया कहती है कि यही तो होता है किस करने का टाइम, और वो मिनक्यू को किस चिपका देती है। अब यहाँ पर मिनक्यू दूर होते हुए कहता है कि अरे तुम ये क्या कर रही हो? तो फिर वो कहती है कि मास्टर आपने मुझे किस क्यों किया? तो वो कहता है कि मैंने नहीं किया। तो फिर इस पर वो कहती है कि तो क्या हमें नहीं करना चाहिए था? तो फिर वो कहता है कि ऐसा किसने कहा? तो फिर वो कहती है कि अच्छा तो क्या हम करें? अब यहाँ पर इन दोनों की ऐसी ही थोड़ी बातें चल रही होती हैं कंफ्यूजिंग वाली। तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। MC और जिया दोनों ही इस किस के बारे में सोच रहे होते हैं। MC कह रहा होता है कि साली ने मेरी किस चुरा ली पहली, और वो याद करता है कि जब वो लव एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहा था तब लव एक्सपर्ट ने एक ऐसे ही सीन को कहा था कि यही होता है किस करने का टाइम। तो उसको लगता है कि उस रोबोट ने इस चीज़ को अपने अंदर फीड कर लिया होगा कि इस टाइम पर किस करना है और इसी वजह से उसने किस कर दिया। वो AG3 को देखने के लिए जाता है और यहाँ पर AG3 चार्ज हो रही थी। वो कहता है कि तुम अलग क्यों लग रही हो, जैसे कि एक रोबोट हो। खैर तुम रोबोट ही तो हो। तभी यहाँ पर पाई आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर वो कहता है कि ये मेरा घर है, क्या मैं आ नहीं सकता? तो फिर वो कहती है कि तुम्हें कॉल करके आना चाहिए। MC पूछता है कि क्या AG3 मेरे बिना कहे भी मुझे हक कर सकती है? तो फिर इस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, उसके अंदर ऐसा प्रोग्राम है कि वो लोगों की पसंद नापसंद देख सके और अपने मास्टर की हर बात मान सके। वो बहुत सी चीजें अपनी मर्जी से कर सकती है, उसे तुम जैसी शिक्षा दोगे वो वैसा ही करेगी। अभी मिनक्यू बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है और कहता है कि वो मुझे बहुत पसंद करती है।
मुझे नहीं पता कि वो कितना पसंद करती होगी। तो यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि तो तुम्हें ये लगता है कि एक रोबोट तुम्हें पसंद करती है और ये सुनकर तुम बहुत खुश हो रहे हो। इस पर वो कहता है कि हाँ, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि वो रोबोट लोगों के इमोशंस को देखकर खुद इमोशन एक्सप्रेस कर सकती है, तो इसका मतलब कि वो मुझे पसंद करती है। भाई देख रहे हो भाई की खुशी। इधर दूसरी तरफ जिया मिनक्यू का नंबर खोले बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि क्या मैं उसे कॉल करके बता दूं कि मैं एक इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ। और गलती से उससे मिनक्यू को कॉल लग भी जाती है और वो जिया को कॉल वापस लगा भी देता है। मैं आप लोगों का थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि मिनक्यू को नहीं पता है कि जिया कौन है, उसे बस AG3 के बारे में ही पता है कि वो एक रोबोट है और उसके पास जिया का नंबर इसीलिए है क्योंकि वो पहले जिया से एक्शन फिगर मंगवाया करता था। खैर उसने कभी जिया का फेस नहीं देखा था। तो अभी जिया यहाँ पर बात संभालने के लिए बोलती है कि मैंने आपको कॉल इसलिए की थी क्योंकि आपने मेरे $300 नहीं दिए। इस पर वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा पर दे दूंगा, कोई बात नहीं। और वो जिया से पूछता है कि क्या होठों से होठ टच होना किस हो सकता है, तो फिर इस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होता। क्या वो किस थी या फिर किस थी, तो फिर इस पर मिनक्यू कहता है कि हाँ वो एक लंबी सी किस थी। जिया पूछती है कि क्या तुम्हें वो पसंद आई, तो फिर इस पर वो कहता है कि हाँ मुझे वो इतनी पसंद आई ना कि मैं क्या बताऊँ। और इससे पहले वो और कुछ कह पाता जिया तुरंत कॉल कट कर देती है और कहती है कि पागल वागल हो गया क्या। अगले दिन मिनक्यू जिया को अपने पास बुलाता है और यहाँ पर वो जिया से पूछने की कोशिश करता है कि क्या तुम्हें कल रात वाली किस याद है, लेकिन यहाँ पर तो जिया बिल्कुल साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि कोई एरर हो गया होगा मास्टर, मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ था, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ मास्टर। अब यहाँ पर जिया की ऐसी बातों से तो मिनक्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिया से बहुत सारे काम करवाने लगता है क्योंकि मिनक्यू को सच में बहुत गुस्सा आ रहा है कि किसी ने उसको किस किया और वो भूल गई। वाह, जिया को इतना काम करते हुए बेवड़ा डॉक्टर नहीं देख पाता और वो मिनक्यू से कहता है कि तुम मेरी रोबोट से इतना काम कैसे करवा सकते हो। MC कहता है कि मैं इसका मास्टर हूँ, मैं इससे कुछ भी करवाऊँ, मेरी मर्जी। वैसे यहाँ पर बातों ही बातों में बेवड़ा डॉक्टर कहता है कि ये छाता बनाने वाला मैं हूँ, तो फिर MC कहता है कि हो ही नहीं सकता, ये छाता तुम्हारे दिमाग से बाहर कभी आ ही नहीं सकता है, कितने जीनियस इंसान ने बनाया होगा इसको। खैर यहाँ पर खड़ी हुई जिया को तो गुस्सा हो रहा होता है बेवड़े डॉक्टर पर क्योंकि वो उसके इन्वेंशन को खुद का बता रहा है। अब मिनक्यू बेवड़े डॉक्टर को यहाँ पर बेवड़े डॉक्टर का नया ऑफिस दिखाता है और वो कहता है कि तुम्हारा ये नया ऑफिस इतना बड़ा होने वाला है। रात को मिनक्यू फिर से चोरी चोरी AG3 से मिलने के लिए चला जाता है और यहाँ पर AG3 बिल्कुल अलग व्यवहार कर रही होती है, पर मिनक्यू ध्यान देता है कि AG3 उन शब्दों का प्रयोग कर रही है जो कि उसके आसपास के लोग बोलते हैं। और यहाँ पर मिनक्यू का दिल टूट जाता है क्योंकि इसको लग रहा है कि AG3 उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती क्योंकि वो तो एक रोबोट है, वो बस वही सब करती है जो कि वो देखती है अपने आसपास के लोगों से, वह सीखती है। अगले दिन मिनक्यू जिया से ठीक से बात नहीं करता, वो उसको खाना देता है और फिर खुद ही कहता है कि तुम तो रोबोट हो, आखिर कैसे ही खाओगी। अब वो कपड़े धो रहा होता है तो उसके गालों पर झाग लग गया था, इसीलिए जिया जाकर उसके गालों से वो झाग हटा देती है और यहाँ पर मिनक्यू उसका हाथ पकड़कर कहता है कि AG3 तुम कुछ भी नहीं भूली हो है ना, तुम्हें सब कुछ याद है। तो फिर इस पर जिया कहती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं मास्टर, मैं नहीं समझी। तो फिर इस पर मिनक्यू गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे सच में नफरत है, आखिर तुम एक रोबोट क्यों हो, तुम अभी जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहने दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेवड़े डॉक्टर के ऊपर जो अमेरिका में झूठा इल्जाम लगा था वो हट चुका है MC की वजह से और इसीलिए ये सभी लोग आ जाते हैं पार्टी करने के लिए। यहाँ पर MC और जिया दोनों के दोनों दुखी होते हैं और एक दूसरे की तरफ नजरें भी नहीं मिला रहे थे और ये सब कुछ देखकर लव एक्सपर्ट जो होती है वो यहाँ पर सभी लोगों को कुछ ना कुछ करके यहाँ से ले जाती है और बचते हैं अकेले MC और जिया। जिया मिनक्यू के पास जाकर कहती है कि तुमने बहुत पी लिया मास्टर, चलो घर चलते हैं। इस पर वो कहता है कि मुझे नहीं जाना और वो कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं और वो अपनी 5 उंगलियां दिखाता है और कहता है कि अगर रोबोट के साथ किस किया हो तो उंगली मोड़ो और एक उंगली मोड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें वो पसंद हो तो उंगली मोड़ो और वो फिर से एक और उंगली मोड़ता है और फिर कहता है कि अगर तुम्हें रोबोट पर गुस्सा आया हो तो उंगली मोड़ो और फिर एक उंगली मोड़ता है और फिर कहता है कि अगर तुम्हें उस रोबोट से नफरत हुई हो तो भी उंगली मोड़ो और फिर एक उंगली मोड़ता है और लास्ट में कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि वो रोबोट इंसान हो तो भी उंगली मोड़ो और फिर वो उंगली मोड़ लेता है। मतलब कि यहाँ पर जो MC है वो चाहता है कि काश जिया इंसान होती। अब वो तो टल्ली होकर यहाँ पर गिर जाता है और जिया उससे कहती है कि मैं रोबोट नहीं हूँ। वैसे यहाँ पर मैं दिल से चाहती हूँ कि काश ये बात MC सुन पाता, पर वो नहीं सुन पाता।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि AG3 को बेवड़े डॉक्टर ने ठीक कर दिया है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ एरर है जिस वजह से वो सामानों को नहीं उठा पा रही है। अब 4 दिनों बाद ये लोग AG3 को पूरा ठीक कर देंगे और यहाँ पर फिर जिया को AG3 बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 4 दिन तक और उसे रोबोट बनने का नाटक करना होगा। और अब हम देखते हैं कि जिया को लेकर मिनक्यू पहुंच जाता है एक रेस्टोरेंट में और यहाँ पर जिया दूर बैठी हुई है और यहाँ पर जिया देखती है कि मिनक्यू ने यहाँ पर मिया और उसके डैड को बुलाया हुआ है और उनसे कह देता है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, हम जल्द ही शादी कर लेंगे। तो फिर इस पर मिया कहती है कि अरे अभी तो हमने पहली किस भी नहीं की, और पर वो भी मान ही जाती है। यहाँ से जाते हुए जिया मिनक्यू से बोलती है कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों लाए, और क्या तुम्हें याद है कि कल रात हमारे बीच क्या बात हुई थी? तो फिर इस पर वो कहता है कि हाँ मुझे सब याद है, मैंने तुमसे कहा था कि काश तुम इंसान होती, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कि सब बातें भूल जाऊं। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर तुम मुझसे शादी तो नहीं कर सकती हो ना, तुम एक सिर्फ रोबोट ही हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। जिया जाकर बहुत रोती है लेकिन मिनक्यू भी कोई खास खुश नहीं है। यहाँ पर जिया को ऐसे दुखी देखकर बेवड़ा डॉक्टर जाता है तुरंत मिनक्यू के पास और उससे बात करता है। वो उससे कहता है कि तुम ऐसे AG3 को परेशान नहीं कर सकते हो। तो फिर इस पर वो कहता है कि अच्छा तो क्या उसमें इमोशंस आ गए। तो इस पर बेवड़ा डॉक्टर कहता है कि तुमने उसे ट्रेन किया है, उसे अपना टाइम दिया है। तो मिनक्यू कहता है कि अच्छा तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो मेरे लिए सिर्फ एक रोबोट है, और अगर जो उसे दुख हो रहा है तो जाकर उसे रिसेट कर दो ना, फिर वो सारे इमोशंस और मेरा ट्रेन करा सब भूल जाएगी, ये तो आसान है। और ये कहकर मिनक्यू तो यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जिया को अपनी दोस्त लव एक्सपर्ट के साथ देखते हैं। तो फिर यहाँ पर लव एक्सपर्ट उससे बोल रही होती है कि जब तुम्हें मिनक्यू से इतना ही प्यार है तो उसे जाकर सीधे सीधे बोल क्यों नहीं देती कि तुम एक रोबोट नहीं इंसान हो। तो फिर इस पर जिया कहती है कि जब वो मेरे रोबोट होने पर भी इतना गुस्सा करता है तो जब उसे पता लगेगा कि मैं एक इंसान ही हूँ तो वो मुझ पर कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा, वो तो मुझे पक्का मार ही देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेवड़े डॉक्टर की पूरी टीम मिलकर यहाँ पर जिया को चेयर कर रही होती है क्योंकि उसका कंपटीशन जो होने वाला है। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि तुम अपने कंपटीशन में अपने प्रोजेक्ट को कैसे दिखाओगी लोगों को। तो फिर जिया वही करके दिखाने लगती है। उसने 2 लैंप बनाए हैं, अगर कोई एक लैंप को टच करेगा तो दूसरा लैंप खुद ही जल पड़ेगा। तो इससे ऐसे मतलब हम कहीं दूर हैं और मैसेज करके अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहे सामने वाले को, तो बस हमें अपने लैंप को छूना है और जो दूसरे के पास लैंप है वो जल जाएगा। खैर ये लैंप मुझे तो काफ़ी कमाल लगे। लेकिन यहाँ पर इन दोनों लंगूरों में से एक लंगूर बोलता है कि जिया क्या तुमने क्वांटम फिजिक्स के बारे में सुना है। खैर मुझे तो ये चीज़ बोलना भी गंदा लग रहा है क्योंकि भाई फिजिक्स फिजिक्स अपने पीछे ही रखनी चाहिए, दिमाग में नहीं रखनी चाहिए, कौन पढ़ेगा इतना। तो इस पर जिया तो साफ साफ कह देती है कि नहीं मैंने तो इस सब के बारे में नहीं पढ़ा। तो फिर यहाँ पर बेवड़ा डॉक्टर्स को समझाने लगता है कि क्वांटम फिजिक्स ऐसे होता है जैसे कि एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल कितने भी दूर क्यों ना हो लेकिन वो आपस में एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट रहते हैं। भाई लोग सीखो क्वांटम फिजिक्स। हाँ देखो क्योंकि मैंने तुम लोगों को क्वांटम फिजिक्स सिखाई है इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज और लाइक भी कर देना वीडियो को। तो अभी ये दोनों लंगूर हैरान होते हैं क्योंकि इन लोगों ने तो पढ़ पढ़ा के इतना कुछ सीखा है लेकिन जिया ने तो यहाँ पर बिना पढ़े ही दिमाग लगाकर ये लैंप बना दिए। और अब हम देखते हैं कि कंपटीशन का दिन भी आ जाता है और यहाँ पर जिया थोड़ी कार्टून बनकर आई है ताकि उसे उसका भाई और मिनक्यू उसे देखकर पहचान ना ले। खैर यहाँ पर मिनक्यू नहीं आने वाला था कंपटीशन में लेकिन तभी सभी को पता लगता है कि मिनक्यू कंपटीशन में आ चुका है। तो ये एपिसोड तो खैर हमारा इसी सीन के साथ ख़त्म हो जाता है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या मिनक्यू यहाँ पर जिया को पहचान पाएगा। तो बहनों और भाइयों अभी के लिए टाटा बाय बाय, हम जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जिसमें मैं पूरी सीरीज को ख़त्म कर दूंगी। यूहू तो जल्द मिलते हैं, टाटा।